टॉपिक है वे अमीन के लिए बहुत ही काम का, क्योंकि जब भी कोई जमीन खरीदता है या बेचता है तो वह अमीन से जानना चाहता है कि हमें किस तरह से और किस प्रकार का काम या कागज जरूरत है। तो आज का जो टॉपिक है जमीन खरीदते और बेचने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो साथ साथ आपके सामने लिखा हुआ है। तो जमीन खरीदने से पहले जरूरी है कि जमीन से जुड़े सभी कागजात मांगे जाए, सभी कागजात याद रखिएगा, जिसमें खेसरा नंबर, परमिशन और जमीन पर चल रहे किसी तरह के मुकदमे की जानकारी शामिल होती है। देखिए, कोई भी जमीन वास्तव में सही मिलना बड़ा कठिन काम है। बेचता तबे आदमी है या तो पैसे की जरूरत हो या थक गया हो मुकदमा लड़ते। आप लोग भी जानते हैं कि रांची में जमीन आप खरीदिएगा तो कई बार वो बिक्री हो गया रहता है, कई बार लोग उसको खरीद बेच दिया रहता है। तो इसकी जानकारी आपको लेनी है। पहला है खेसरा नंबर क्या है। अब सवाल यहां ये हो जाता है, पहला जो इसकी बातें हैं वह है खेसरा नंबर क्या है, उस जमीन का खेसरा नंबर क्या है। खेसरा नंबर क्या है? देखिए, अब पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि खेसरा नंबर हम किसे कहते हैं। तो नक्शे में प्रत्येक प्लॉट को एक नंबर से सूचित किया जाता है। इस नंबर को खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर कहते हैं। इस नंबर से यह पता चलता है कि जमीन का कौन सा प्लॉट किस व्यक्ति का है, उसकी खतियां या केवाड़ा में दर्ज होता है। तो पहला जो है हम लोगों को क्या देखना होगा, खेसरा नंबर। दूसरा है, अगर जमीन पर कोई मुकदमा चल रहा है, याद रखिएगा, अगर जमीन पर कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसे बेचने के लिए जरूरी है कि वकील से लिखित राय ले लेगा। लिखित राय याद रखिएगा, मौखिक नहीं, लिखित राय। लिखित और मौखिक में दोनों अंतर है। वकील से पूछिएगा, उसको कम पैसा दीजिएगा, वो कुछ भी बोल करके, जब लिखित करके साइन करके देगा तो ऑथेंटिक हो जाएगा। तीसरा है, जमीन खरीदने के बाद जरूरी है कि दाखिल खारिज कराया जाए। जिसका जमीन आप खरीद रहे हैं, है ना, और जो ले रहा है वह अपने नाम से जरूर करा, ताकि हम लोग देखते हैं रांची में कि जमीन खरीद लिया, दाखिल खारिज नहीं कराया, उसी तरह से भरा। अगर दाखिल खारिज नहीं कराया गया तो पूरी तरह से कानूनी हक नहीं मिल पाएगा। दाखिल खारिज बहुत जरूरी है। आपका नाम चढ़ जाए और उसका नाम हट जाए उस प्लॉट पर, उस जो जमीन आप खरीदे। अगला है, जमीन खरीदते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जमीन कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रियल या ग्रीनलैंड है
ये कमर्शियल में आप घर नहीं बना सकते और इंडस्ट्रियल में भी घर नहीं बना सकते। अगर ग्रीन लैंड है तो उसमें भी नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रीन लैंड जो है वो ऑक्सीजन के लिए रखा जाता है ना, क्योंकि ऐसे में घर नहीं बनाया जा सकता। दूसरे से अगला है, अगर जमीन के मालिक एक से ज्यादा, आप लोग भी जानते हैं कि अगर आपके नाम से नहीं है, आपके चाचा के नाम से, आपके पिताजी के नाम से, तो उसमें रिश्ता बहुत अलग अलग हो जाता है। तो उसमें फैमिली का सहमति बेचने में है कि नहीं है? अगर है तो उन सभी को उस दस्तावेज पर साइन की जरूरत है। मेरी बात ध्यान दीजिए। जमीन आपका नहीं है, आपके पिताजी के नाम से है, तो सभी भाई का साइन होना जरूरी है, क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ है। और नहीं तो बंटवारा नामा सूट करना पड़ेगा। जब तक कि उसको अधिकार नहीं होगा वह जमीन नहीं खरीद सकता या नहीं बेच सकता। अगला है, छठा है, जमीन बेचने के लिए जमाबंदी का नाम उल्लेखनीय जरूरी है। राजस्व दस्तावेज में जिसके नाम से जमाबंदी कायम होगी वही उस व्यक्ति को बिक्री कर सकता है। अब यहां पर सवाल है कि जमाबंदी क्या है? मतलब जब तक आप जमाबंदी नहीं जानिएगा, जमाबंदी कह देने से तो काम चलेगा नहीं, या आप उसको उसकी जानकारी तो नहीं प्राप्त हुई। तो सबसे पहले जान लेना होगा कि आखिर जमाबंदी क्या है। जमाबंदी एक प्रकार का रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर में गांव के प्रत्येक किसान का संपूर्ण भूमि का ब्यौरा रहता है। संपूर्ण भूमि का ब्यौरा रहता है। प्रत्येक गांव की जमाबंदी अलग अलग होती है। वह रजिस्टर अंचल के कर्मचारी या ग्राम सेवक को दिया जाता है। जमींदार जब अपने जमीन को या जमीन के माध्यम से गांव के सभी किसान को भूमि का ब्यौरा लिखकर जिला अधिकारी के कार्यालय में जमा कर रहे थे, उस समय यह जमाबंदी बना हुआ था। जैसे जब हम भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र होने के बाद जमीन का अस्थायी बंदोबस्ती होने लगा, उस समय कलेक्टर को ये लोग ये जो वहां के जमींदार थे वह लिख करके कागज दिया मैंने रजिस्टर की, ताकि यह पता चल सके कि वह किसका जमीन प्रेषित किया गया था। इस कागजात को रजिस्टर या जमाबंदी रजिस्टर कहा जाता है। उसमें होना जरूरी है ना। अगर जमाबंदी में वह जमीन आपके नाम से नहीं है तो आप उसको बेच नहीं सकते। देखिए, और भी बहुत सी बातें होती हैं जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे रसीद है ना, और भी है ना, वे भी लेना जरूरी होता है, देखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वह गैर मजरूआ आम जमीन है आप बेच दिए, तो जब तक आप देखिएगा नहीं, रजिस्टर को नहीं देखिएगा, जमाबंदी रजिस्टर को नहीं देखिएगा, तब तक आप जो है वे जमीन को खरीदिएगा बिना जाने, तो कहीं न कहीं जाकर के आप फंस गए। तो ये तमाम बातें हैं जो एक जमीन को खरीदने से पहले हम देखा करते हैं या देखना चाहिए।
उसके बाद आता है कि वह आदमी ऑथेंटिक है कि नहीं। तो उसके लिए खरीदने वाले और बेचने वाले का फोटो लगता है, आधार कार्ड लगता है, आधार लगता है, और गवाह लगते हैं कि हम जमीन बेचने वाले का और खरीदने वाले का गवाह, और तब जाके आपकी रजिस्ट्री पूरी होती है। रजिस्ट्री के बाद आपको चाहिए कि उस जमीन का दाखिल खारिज करा लें, तभी उसके जमीन के आप मालिक होंगे। सवाल ये है, और ज्यादा ऑथेंटिक होने के लिए जो ही दाखिल खारिज हो जाए तो आपको रसीद कटाना होगा, तभी जाके वह जमीन आपका होगा। कोई ऐसा है जिसका क्वेश्चन है जो पूछ सकता है? रसीद कितने साल में कटाना पड़ता है? 1 साल। रसीद तो हर साल कटाना होता है सर। आप कटाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं कटाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। अब बहुत ज्यादा रसीद में तो पैसा नहीं नहीं सर। है ना। शहर की जमीनें एक अलग बातें हो गई, देहात की जमीनें एक अलग बातें है ना। और भी बहुत सी फॉर्मेलिटी है जिस फॉर्मेलिटी को पूरा करना चाहिए, नक्शा बनवा लेना चाहिए, है ना। जो ही आप जमीन खरीदे उसका तुरंत नक्शा बनवा लें और अपने पास रख लें, ताकि आने वाला समय पर पूरा मालिकाना हक आपको मिल सके। वही आदमी लैंडलॉर्ड का लगता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।